नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल की इस गुरु सीरीज में। मेरा नाम है देवाशीष मिश्रा और आज हम फिर लेकर हाजिर हैं आपके लिए 15 सबसे ज्यादा संभावित प्रश्न जो इस बार यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में चर्चित लो टेक ग्रेविटी टेक्निक, ये आजकल समाचारों में चर्चित थी और ये किससे संबंधित है, इसके बारे में आपको सत्य कथन चुनना है। तो सत्य कथन में पहला है, इसका उपयोग निष्क्रिय सोने की खानों से विद्युत उत्पादन में किया जाता है। तो ये एकदम सही है कि जो निष्क्रिय हमारे सोने के खाने हैं, जो काफी गहरी खाने हैं, उसमें जो लो ग्रेविटी है उसका लाभ उठा करके विद्युत उत्पादन किया जाता है। एक भारी पिंड ऊपर से इसमें गिराया जाता है और जब वो नीचे जितना ज्यादा गहराई में जाता है वहां पे लो ग्रेविटी के कारण उसकी गति से जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है वो तकनीक लो टेक ग्रेविटी कहलाती है। तो ये एकदम सही है। दूसरा, भारत में इसका उपयोग कर्नाटक में हुट्टी खदानों में किया जाएगा। तो ये गलत है। इसके हुट्टी खदानें तो अभी वर्तमान में संचालित हो रही हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, निष्क्रिय सोने खदानों। तो ये केजीएफ नाम सुना ही होगा आपने, कोलार गोल्ड फील्ड। तो वहां पे केजीएफ की जो खदानें हैं, ये आपकी 500 मीटर से ज्यादा गहरी जो खदानें हैं वहां पे इसको संचालित किया जा रहा है। तो दूसरा कथन गलत होगा, पहला कथन केवल सही है। केजीएफ में इस तरीके का उपयोग करने की बात की जा रही है। लो टेक ग्रेविटी टेक्निक, याद ये रखना है कि ये सोने की खदानों से संबंधित है या कोई भी गहरी खदानें किसी भी मिनरल से रिलेटेड हो सकती है। भारत में इसका उपयोग सोने खदानों के संदर्भ में किया जा रहा है। और कहां पे, कोलार गोल्ड फील्ड, जो 2001 से इनका परिचालन बंद कर दिया गया था क्योंकि इतनी गहरी थी कि यहां से स्वर्ण को निकालना और उसको परिष्कृत करना काफी ज्यादा लागत के हिसाब से महंगा पड़ रहा था। मतलब जितना सोने का मूल्य नहीं होता था उससे ज्यादा लागत आती थी, इसलिए इनका परिचालन केजीएफ का 2001 में बंद कर दिया गया था। तो अब यही इनका उपयोग विद्युत उत्पादन में किए जाने की बात की जा रही है। अगला प्रश्न, निम्न में किस भारतीय को सांख्यिकी में 2023 के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो सांख्यिकी क्षेत्र का एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार ये प्रदान किया जा रहा है कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव या सीआर राव को प्रदान किया जा रहा है। और ये काफी वरिष्ठ अमेरिकी भारतीय गणितज्ञ और सांख्यिकीविद हैं और इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी प्रदान किया जा चुका है। काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और इनके जो अनुप्रयोग थे इन्फॉर्मेटिक्स को लेके, और इन्फॉर्मेटिक्स के साथ में इनके जो प्रयोग थे स्टैटिस्टिक्स को लेके, इनका सबका प्रयोग बड़े बड़े क्षेत्रों में किया गया है। जैसे हिग्स बोसान के प्रयोगों में भी इनका प्रयोग किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, सीआर राव या कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष यूएनडीईएफ, यूएन डेमोक्रेसी फंड, तो इसके बारे में सत्य कथनों का चुनाव करना है। तो ये हाल ही में चर्चा में था क्योंकि अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस ने ये अडानी वाली जो उथल पुथल हुई थी उसके बाद आरोप लगाया था कि भारत में ये राजनीतिक अस्थिरता की ओर ले जाएगी और ये बाद में राजनीतिक अस्थिरता जो है एक बड़े लोकतांत्रिक सुधार का रूप ले लेगी। तो इस तरीके की एक बयानबाजी हुई थी अमेरिका उद्योगपति ओर से, तो जिसका प्रत्युत्तर भारत द्वारा भी दिया गया था। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस पर प्रकाशित हुई है जिसमें यह कहा गया है कि जॉर्ज सोरोस के ही एक एनजीओ ओएसएफ को हाल ही में, जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, ये एक एनजीओ है, उसको हाल ही में फंडिंग पहुंच रही है भारत के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। तो एक प्रश्न ये उठ रहा था कि भारत विरोध भी कर रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग में दे रहा है, तो इस पर भारत का क्या स्टैंड है। तो इसी के बारे में आपको सत्य कथन का चुनाव करना है। तो संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में शीर्ष 3 दानकर्ता देश अमेरिका, स्वीडन और जर्मनी है। ये एकदम ठीक कथन है और भारत इसका चौथा सबसे बड़ा दानकर्ता देश है। दोनों ये ठीक हैं। तो इसमें जो भी हैं वो सदस्य ही दान करते हैं और इसका एक बड़ा हिस्सा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की स्थापना करने वाले एनजीओज हैं उनको जाता है। तो जॉर्ज सोरोस का एक एनजीओ था ओएसएफ, उसको भी चूंकि पैसा जा रहा है और भारत इसमें दानकर्ता भी है, तो यही एक प्रश्न यहाँ पे बन गया था। और इसके बारे में आपको महत्वपूर्ण ये चीज याद रखना है कि इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और उस समय जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव थे कोफी अन्नान, उनके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। भारत इसकी स्थापना के संस्थापक सदस्यों में से रहा है और बड़े दानकर्ताओं में कई बार भारत ने इसमें दान दिया है। अगला प्रश्न, ज्योतिबा फुले के संदर्भ में सत्य कथनों का चुनाव करना है। तो पहला है, ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। देखिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके 150 वर्ष 2023 में पूर्ण हुए हैं। 1873 में स्थापना हुई थी, 150 वर्ष पूरे हुए 2023 में, किसके, सत्य शोधक समाज के। तो इस पे अलग से भी प्रश्न आ सकता है, स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने। इसके अलावा 2 पुस्तकों के नाम यहाँ पे दिए हैं, तृतीय रत्न और गुलाम गिरी। ज्योतिबा फुले की प्रमुख रचनाएं हैं, ये भी एकदम सही है। और यह भी माना जाता है कि ज्योतिबा फुले के द्वारा ही सर्वप्रथम दलित शब्द का प्रयोग वंचितों को उनके अधिकार दिलाने के लिए किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2।
अगला प्रश्न है, हाल ही में इंफ्रारेड आधारित जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यूरेनस और उसके वलयों की तस्वीर ली है। यह टेलीस्कोप किन अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? तो यूरेनस के बारे में आपको पता है कि यह हमारा सबसे काफी दूर का ग्रह है। यूरेनस और नेपच्यून, अरुण और वरुण, ये काफी दूर के ग्रह हैं और इसमें जो काफी वलय हैं वो पाए जाते हैं। और यूरेनस की विशेषता ये है कि ये अपनी एंटी क्लॉकवाइज सन की परिक्रमा लगाता है, सूर्य की परिक्रमा दक्षिणावर्त रूप में ये लगाता है। पृथ्वी और अन्य ग्रहों के तरीके नहीं लगाता। केवल दो ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त परिक्रमा लगाते हैं, एक है आपका यूरेनस और एक है आपका वीनस, यानी कि शुक्र और अरुण। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो भेजा गया था मिशन, जो अब तक यूरेनस तक पहुंच गया है और उसके वलयों की तस्वीर ली है, तो यहाँ पे 3 जो हैं एजेंसियां थी, नासा, ईएसए और तीसरी थी आपकी इसरो नहीं थी, तीसरी थी कनाडाई स्पेस एजेंसी। तो कनाडाई स्पेस एजेंसी का एक संयुक्त मिशन था, नासा यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कनाडाई स्पेस एजेंसी का संयुक्त मिशन था। तो 1 और 2 हो जाएगा, तीसरा इसमें गलत है। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में चर्चित फार्मोसा प्रस्ताव निम्न में किस देश से संबंधित है? तो चीन ताइवान संघर्ष एक बार फिर से चर्चा में था। ताइवान का ही पुराना नाम जो है वो फार्मोसा है, जिसके कारण ये फार्मोसा प्रस्ताव यहाँ पे चर्चा में था। तो ये किससे संबंधित है? ताइवान से ये संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत द्वारा लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी LIGO की परियोजना के निर्माण कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? तो ये महाराष्ट्र के हिंगोली में ये निर्मित किया जा रहा है और इसमें 4-4 किलोमीटर के 2 निर्वात बनाए जाएंगे, जिसमें के माध्यम से यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स का अध्ययन किया जाएगा और ये पूरी संरचना महाराष्ट्र के हिंगोली में अभी प्रस्तावित की जा रही है। इसके अलावा यूएस में भी इस तरीके की 2 संरचनाएं हैं और जापान में इस तरीके एक संरचना पे काम चल रहा है और अब भारत भी इस क्लब में शामिल हो गया है। प्रथम बोडोलैंड अंतरराष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अभी हाल ही में असम में किया गया है। असम बोडोलैंड संबंधित है, सीधा सीधा आप ट्रिक भी कर सकते थे। और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के तत्वाधान में बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल हुआ। कहाँ पे? बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में, कोकराझार, असम में। तो ये आपको याद रखना होगा, असम से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न कार्बन टैक्स के बारे में है। कार्बन टैक्स हाल ही में फिर से चर्चा में था। तो कार्बन टैक्स एक प्रकार का पिगोवियन टैक्स है। पिगोवियन टैक्स वो टैक्स होते हैं जो उन वस्तुओं पर लगाए जा रहे होते हैं जो वस्तुएं या उत्पादन क्रियाएं समाज पर हानिकारक प्रभाव पहुंचाती हैं, जैसे कि तंबाकू पर लगाया जाने वाला कर या सिगरेट उत्पादों पर लगाया जाने वाला कर। तो कार्बन टैक्स भी चूंकि समाज और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है तो पिगोवियन टैक्स है, ये कथन सही हो जाएगा। दूसरा, ये स्टेटमेंट कई बार पूछा भी गया है। पहले यूपीपीसीएस में 1 लाइनर क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न में कौन सा देश है इसने कार्बन टैक्स सबसे पहले आरोपित किया था? तो कार्बन टैक्स लगाने वाला फिनलैंड जो है वो पहला देश है। फिनलैंड वैसे भी चर्चा में है क्योंकि नाटो का 31वें देश के रूप में इसको मान्यता दी गई है, तो इसको भी आपको अलग से याद रखना। 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाएगा। तो रेवेन्यू फॉर्म कार्बन प्राइसिंग कैन बी रिसाइकल्ड टू सपोर्ट लो कार्बन ग्रोथ, यानी हम जो ग्रोथ कर रहे हैं, यानी हमारे जो विकास प्रक्रियाएं संचालित होती हैं उसमें कई बार हम कार्बन एमिशन को नजरअंदाज कर देते हैं। तो अगर हम कार्बन टैक्स लगाएंगे तो साइक्लिक होकर हमारी ग्रोथ में लो कार्बन एमिशन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका फायदा हमको मिलेगा आगे की अर्थव्यवस्थाओं को कार्बन न्यूट्रल बनाने में। अगला प्रश्न शब्दावलियों से है। येलो जर्नलिज्म और टैबलॉइड जर्नलिज्म शब्द समाचारों में चर्चित रहा है, शब्द किससे संबंधित है? तो ये फेक न्यूज जो आती है उसको येलो जर्नलिज्म और टैबलॉइड जर्नलिज्म की बात करते हैं। तो फेक न्यूज हाल ही में चर्चा में रहा था। सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कई जगहों पे इस तरीके की वजह से जो सामाजिक अशांति हुई है उसके लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। तो इंटरनेट पर प्रतिबंध भी किसके तहत लगाया जाता है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से किस प्रकार बाधित होता है, इसको भी आपको प्रश्न के रूप में तैयार रखना होगा। तो यहाँ पे 2 शब्दावलियां हैं, येलो जर्नलिज्म और टैबलॉइड जर्नलिज्म, ये फेक समाचार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 पुरस्कार जीता है? तो ये हाल ही में भारत बायोटेक। तो भारत बायोटेक ने क्या बनाया था? नेजल वैक्सीन बनाई थी कोरोना की, जिसका नाम था इनकोवैक, वर्ल्ड फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन। तो इसी के लिए इसको पुरस्कार दिया गया है। भारत बायोटेक हैज वन बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड, इस श्रेणी में इसको अवार्ड दिया गया है। वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड इसको दिया गया है। कहाँ पे? वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में। तो ये महत्वपूर्ण है, भारत की कंपनी है और ये वैक्सीन भी महत्वपूर्ण है। इनकोवैक, इसका नाम याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है किस वैक्सीन के लिए विश्व वैक्सीन कांग्रेस में पुरस्कार दिया गया है, किस भारतीय वैक्सीन के लिए? तो इनकोवैक का नाम याद रखना है, निर्माता है भारत बायोटेक। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत द्वारा किस रूसी शहर के पास सैटेलाइट शहर बनाने का निर्णय लिया गया है? सैटेलाइट शहर क्या होते हैं? यानी जो मुख्य शहर होते हैं उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहां पे उपनगरीय व्यवस्था स्थापित करना, जिसमें सभी जो आधारभूत संरचनाएं हैं और अवसंरचना संबंधी सुविधाएं हैं वो मिल सकती हैं।
जैसे कि आपका दिल्ली के पास में नोएडा, नोएडा सैटेलाइट सिटी हो गया दिल्ली का। इसी तरीके से अब व्लादिवोस्टॉक के पास में भारत एक सैटेलाइट शहर बनाने की घोषणा की है रशिया के साथ में। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो इंडिया की है, उस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भी महत्वपूर्ण है और रशिया के साथ जो हमारे संबंध है उसके दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। व्लादिवोस्टॉक वैसे भी चर्चा में रहता है क्योंकि चीन द्वारा कई बार यहाँ अतिक्रमण करने और घुसपैठ करने के प्रयास किए जाते हैं। कई देशों का यहाँ पे उपस्थिति है, जिसमें नॉर्थ कोरिया, जापान, चाइना, रशिया जैसे 4 देश यहाँ महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं। और यहाँ पे भारत के द्वारा सैटेलाइट शहर बनाया जाना भारत की पूर्व में उपस्थिति को भी सशक्त करता है। शहर का नाम याद रखिएगा, व्लादिवोस्टॉक। विश्व का प्रथम बांस क्रैश बैरियर किस राज्य में वाणी वरोरा राजमार्ग पर स्थापित किया गया? तो वाणी वरोरा राजमार्ग है महाराष्ट्र में। तो सड़कों किनारे इस तरीके के बैरियर आपने देखे होंगे, इसमें पहली बार बांस का प्रयोग किया गया है और बाहुबली इसका नाम दिया गया है। और ये विश्व का पहला वर्ल्ड फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर है जो भारत में स्थापित किया गया है। 200 मीटर ये लंबा है और इसमें जिस बांस की प्रजाति का प्रयोग किया गया है वो है बंबूसा बाल्कोवा, इसका प्रयोग किया गया है। और क्या क्या लाभ है कि रिसाइकिल हो सकता है, इको फ्रेंडली है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। स्टील का, सामान्यतः स्टील के इस तरीके के बैरियर आपने देखे होंगे सड़कों किनारे सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं, तो स्टील का ये जो विकल्प है बांस यहाँ पे प्रयुक्त किया जा सकता है। कहाँ बनाया गया? महाराष्ट्र में। कितना लंबा है? 200। अगला प्रश्न, फीफा रैंकिंग 2023 के संदर्भ में शतकत्नों का चुनाव करना है। तो शीर्ष 3 फुटबॉल टीम अर्जेंटीना, फ्रांस और ब्राजील है। ये एकदम सही है, हम देख सकते हैं यहाँ पे पहला स्थान अर्जेंटीना का है, दूसरा फ्रांस का, तीसरा ब्राजील का। भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान विश्व में 101वां, ये भी ठीक है। इंडिया की रैंकिंग 101 थी, ये फीफा फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग 2023 के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें, हम सत्य कथन चुने। तो हाल ही में गेहूं की फसल काफी चर्चा में रही थी। जो अनियमित वर्षा इस समय हुई है उससे गेहूं की फसल को बहुत सारा नुकसान हुआ है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे गेहूं के दाम भी बढ़ जाएंगे और भारत गेहूं का निर्यात भी कम कर सकता है क्योंकि अपने यहाँ वो किसी भी प्रकार का खाद्य संकट नहीं चाहेगा। तो इसी संबंधित प्रश्न है कि चीन के बाद भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। तो ये सबसे सही है क्योंकि चाइना, इंडिया और रशिया ये जो है शीर्ष 3 उत्पादक देश हैं। अगर हम 5 की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस इसमें और शामिल हो जाते हैं। अब अगर भारत के अंदर की बात करें तो वैश्विक संदर्भ हो गया, भारत के अंदर में गेहूं उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा, उत्तर प्रदेश यहाँ पे महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला स्थान है गेहूं उत्पादन में। दोनों ही कथन सही है, सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। तो ये थी आज की 15 प्रश्नों की श्रृंखला। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ में और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल प्रशासनिक गुरुकुल। बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन अलग अलग फैकल्टीज जो हमारे सबसे एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं वो आपको गुरु सीरीज में वीडियो दे रहे हैं, उनके वीडियोज आप देखिए और सारे क्वेश्चंस आपको इस बार पीसीएस में मिलेंगे। आज की कक्षा में जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में नए प्रश्नों के साथ।